नमस्कार। मैं मनोज जागलान एक बार फिर आपके साथ लाइव हूं और हम पढ़ रहे थे हिमालय। आपको याद होगा कल हमने महान हिमालय को शुरू किया था और हमने बताया था कि महान हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां हैं, मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। और कल की क्लास में हमने मुख्य हिमालय को कंप्लीट कर दिया था, मुख्य हिमालय के दर्रों को कंप्लीट कर दिया था और कल हमने मुख्य हिमालय की सभी बातें कंप्लीट कर दी थी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो मध्य हिमालय की करने वाले हैं। एक बार आपको फिर से बता देता हूं कि यहां हमारा हिमालय पर्वत होता है और ये सबसे पहली पर्वत श्रेणी जो होती है, जो यहां से यहां तक फैली होती है, इस पर्वत श्रेणी का नाम होता है मुख्य हिमालय। इसका नाम क्या होता है? मुख्य हिमालय। और ये इधर आपकी फैली होती है नामचा बर्मा तक, नामचा बर्मा तक, और इधर फैली होती है नंगा पर्वत तक, नंगा पर्वत तक। 6100 मीटर ऊंची है, मुख्य हिमालय है, इसे हिमाद्री कहते हैं। ये सब बातें हमने कल क्लियर कर दी थी। इसके जस्ट बाद आपको पढ़ना है कि इसके नीचे एक पर्वत श्रेणी है और वो मुख्य हिमालय से आने वाली नदियों द्वारा काट दी गई है, मुख्य हिमालय से आने वाली नदियों द्वारा काट दी गई है, इसलिए उसके अनेक प्रादेशिक नाम है, अनेक प्रादेशिक नाम है। और इसका आपका जो नाम है वो है मध्य हिमालय। आपको याद होगा इसका नाम होता है मुख्य हिमालय, हिमाद्री, वरहत हिमालय, और इस वाली श्रेणी का नाम होता है मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और इसके जस्ट नीचे आपकी जो पर्वत श्रेणी होती है, इसके जस्ट नीचे जो आपकी पर्वत श्रेणी होती है उसका नाम होता है, क्या होता है उसका नाम? उसका नाम होता है शिवालिक श्रेणी। क्या नाम होता है उसका? शिवालिक श्रेणी नाम होता है ये वाली का। इस वाली का नाम थोड़ा सा हरियाणा में भी होती है ये वाली, इस वाली का नाम होता है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी, थोड़ा सा धीरे पढ़ा रहा हूं मैं, आप जब तक जुड़ जाते हैं सभी उसके बाद थोड़ी रफ्तार को तेज कर देंगे। ये वाली बात थी। अब आपको ध्यान होगा इस वाली श्रेणी का नाम क्या था? पीर पंजाल, पीर पंजाल, और ये आपकी J&K में थी। इस वाली श्रेणी का नाम था धौलाधार, धौलाधार, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में थी, हिमाचल प्रदेश में। इस वाली श्रेणी का नाम था मंसूरी श्रेणी, मंसूरी श्रेणी, और ये आपकी उत्तराखंड में थी, उत्तराखंड में। इस वाली श्रेणी का नाम था महाभारत श्रेणी, और महाभारत श्रेणी आपकी नेपाल में थी, नेपाल। इस वाली श्रेणी का नाम था डोकिया, और डोकिया श्रेणी जो आपकी है वो सिक्किम में थी। और इसके बाद ये वाली काला पर्वत, और काला पर्वत जो आपका था वो भूटान में था, भूटान में। और इसके बाद ये वाली का नाम था डाफलाबुम, और आपकी डाफलाबुम श्रेणी जो थी वो अरुणाचल प्रदेश में थी। उसके बाद आपकी यदि आप बात करोगे इस वाली का, तो इस वाली का नाम था चूरिया मुरिया, चूरिया मुरिया श्रेणी, चूरिया मुरिया श्रेणी। और ये आपका पीराना श्रेणी, पीराना श्रेणी। और ये आपकी सीवाल, इसको बाद में ही बताएंगे, इनको बाद में बताएंगे, नहीं तो हमारे गड़बड़ होने लग गई। हाँ, ये जो है वो गड़बड़ होने लगी, इनको बाद में बता देंगे शिवालिक को आगे चल के। एक बार आप इतना ध्यान रख ले कि ये मुख्य हिमालय से जो नदियां आती हैं वो मध्य हिमालय को काट के आती हैं, और इसलिए मध्य हिमालय के अनेक प्रादेशिक नाम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अनेक प्रादेशिक नाम। और ये आपका मध्य हिमालय है। हाँ भाई, मध्य हिमालय। अभी इसमें से हम इसकी बात करेंगे, इसमें से हम जो बात करेंगे वो मध्य हिमालय की करेंगे इसकी। तो हम टाइटल डाल लेते हैं मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय का एक और नाम होता है लघु हिमालय। कल हमने ये बात की थी, अभी शुरू करता हूं। सबसे पहली बात सुनिए इसकी, यह है
मुख्य हिमालय व शिवालिक के बीच स्थित है। शिवालिक के बीच स्थित है। मुख्य हिमालय व शिवालिक के बीच स्थित है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई है 3000 मीटर। आपको याद होगा कि औसत ऊंचाई मुख्य हिमालय की थी 6100 मीटर और इसकी है 3000 मीटर। दीपक जी नमस्ते, मलिक साहब आपको राम राम, नमस्ते। हाँ जी, आप आज क्लास में पहली बार लाइव हैं, आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। पीछे की क्लासें आपने देखी हैं तो एक बार ये कमेंट जरूर करें कि आपको कितना समझ में आता है ज्योग्राफी, और समझ में नहीं आता है तो क्या नहीं आता, और आता है तो कितना आता है, ये आप मुझे एक बार बताएं क्योंकि हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ, और इसके बाद हम बात करेंगे मैक्सिमम ऊंचाई कितनी है। तो इसकी मैक्सिमम ऊंचाई 4500 मीटर होती है। मैक्सिमम ऊंचाई 4500 मीटर होती है। औसत 3000 मीटर होती है। आपको याद होगा कि जो मुख्य हिमालय था इसकी औसत ऊंचाई जो थी वो 6100 मीटर थी। 6100, बिल्कुल सही बात है भी। हाँ, उसके बाद सुनिए, इस श्रेणी में क्या पाए जाते हैं? शीतोष्ण कोणधारी वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण कोणधारी वन पाए जाते हैं। वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण कोणधारी वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? शीतोष्ण कोणधारी वन। ये बात आपको याद रखनी है। शीतोष्ण कोणधारी वन ये क्या होते हैं? ये वो वाले वन होते हैं जो ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे होते हैं, ऐसे वाले ट्राइएंगल टाइप के। अरे सर, आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता भाई? तो आप एक बार कॉल सेंटर पे कॉल करें। अच्छा, आपको क्यों नहीं मिलता ये ध्यान रखना है। एक तो जब क्या होता है, ऐप के ऊपर आपकी क्लास जो लगी होती है वो पहले से आपके लिखा आता है कि ये क्लास इतने बजे लाइव आएगी, तो आपको पता होता है, उस समय आप एक बार चेक कर लिया करो। हमारी क्लास लगभग 7 से 7:10 के बीच स्टार्ट हो जाती है। पहले वाली क्लास थोड़ी 5 मिनट पहले छूट जाती है तो 7 बजे शुरू हो जाती है, नहीं 7:05 7:10 पे शुरू हो जाती है। ये वाली बात होती है। ओके, हमने अब से पहले कितने हिमालय पढ़ दिए? ट्रांस हिमालय पढ़ दिया और मुख्य हिमालय पढ़ दिया। इनमें हमने वन नहीं लिखे और इसमें लिखे, तो इसका मतलब हम उनमें भूल गए। अभी लिखे क्या उनका? बताओ, लिखे क्या? अब आप कहोगे सर लिखवा दो। बेटा, आपको याद है क्या? लद्दाख हिमालय, ट्रांस हिमालय को हमने कहा कि इसकी तीनों पर्वत श्रेणी वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए इनको शीत मरुस्थल कहते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? शीत मरुस्थल कहते हैं। तो वहां तो वनस्पति उगती ही नहीं है। और मुख्य हिमालय में मैंने कल आपको क्या बताया कि इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है और ये वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए इसको हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री, हिमाद्री वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, उसमें वनस्पति पाई नहीं जाती। मैं भूलता थोड़ी हूं, ऐसे बोले तो बेटा फिर सारी चीजें भूल जाए, ऐसा नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है कि मुख्य हिमालय और ट्रांस हिमालय में वनस्पति नहीं पाई जाती, मध्य हिमालय में पाई जाती है। हाँ भाई, दीपक मलिक बताओ, आपको जो भी बात बतानी है पूछने की जरूरत नहीं होती। आपको कोई भी जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है वो बिल्कुल आप मेरे से करें। यदि मैं उसके लिए मतलब सुटेबल व्यक्ति हूं आपको आंसर देने के लिए तो बिल्कुल दूंगा। यदि कहीं और से उसका आंसर मिलेगा तो वो आपको बताऊंगा कि वहां से मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप सवाल पूछोगे उसको कोई हम नेग्लेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी बताओगे उसका आंसर बताएंगे। ओके, इस बात को क्लियर हो गया कि इसमें शीतोष्ण कोणधारी वन पाए जाते हैं। और आपके शीतोष्ण कोणधारी वन पूरे भारत में कहीं मिलते नहीं है, ऐसे वाले वन। तो इसलिए इन वनों को देखने के लिए पूरे भारत के लोग हिमालय में जाते हैं। और इसी कारण आपको हिमालय के जो हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन जैसे आपके मान लो नैनीताल है, मंसूरी है, शिमला है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है,
दार्जिलिंग है, डलहौजी है, ये सारे आपके मध्य हिमालय में मिलेंगे, मुख्य हिमालय में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुख्य हिमालय में वनस्पति नहीं उगती और इसलिए वहां हिल स्टेशन नहीं होते। ओके भी। हाँ, अगली बात पे चलते हैं। अतः इस श्रेणी में भारत के प्रमुख हिल स्टेशन मिलते हैं। भारत के प्रमुख हिल्स स्टेशन स्टेशन भारत के प्रमुख क्या मिलते हैं? हिल स्टेशन मिलते हैं। हिल स्टेशन मिलते हैं। हिल स्टेशन मिलते हैं जिन्हें, या जैसे जैसे एग्जाम्पल लिख देते हैं। हाँ, जैसे जैसे शिमला, मंसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, सोनमर्ग, गुलमर्ग, डलहौजी, ये सारे के सारे आपके जो हिल स्टेशन है वो इसी श्रेणी में पड़ती हैं। देखो, ये बात जो आपकी है ये एकदम परफेक्ट है, और मैं आपको रियलिटी पे बात बताऊंगा। आपके पास 2 बुक जरूर होनी चाहिए। जैसे आपको भारत की भूगोल पढ़नी है तो आपके पास 11th क्लास की भारत का भौतिक पर्यावरणीय एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, और एक कोई बुक और लो, आपके पास समय है पढ़ने के लिए तो, क्योंकि आप समझते हो कोई भी बड़ी परीक्षा आप पास करना चाहते हो तो आपके अंदर थिंकिंग होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए उस चीज के बारे में सोचने की। क्वेश्चन कितना भी घूम फिर के आए आप उसको कर सको, और वो एबिलिटी केवल और केवल बुक पढ़ने से आएगी। जो हम पढ़ा रहे हैं ना, उससे आपके बुक में जो उलझे हुए तथ्य हैं वो सुलझेंगे, लेकिन आपकी सोच जो विकसित होती है, थिंकिंग जो विकसित होती है, वो आपके बुक पढ़ने से होती है। या तो आपके जो दिमाग में क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, एग्जाम में पेपर में सवाल कैसे आएगा ये मिलेगा। ये तो आपके पेपर पास करने में टारगेट बेस है। नॉलेज के लिए आपको बुक पढ़नी चाहिए। और जैसे हम मान लो भारत के भूगोल की बात करें तो भारत के भूगोल की बहुत खतरनाक बुक मत ले आना, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगी। जैसे आप गाइड टाइप पढ़ना चाहते हो तो परीक्षा वाणी की आप बुक पढ़ सकते हो, ये भी ठीक ठाक स्थिति में होती है। और भारत की भूगोल हमारे एक DR खुल्लर की बुक आती है, वो भी अच्छी सफिशियंट होती है, उससे आपकी नॉलेज अच्छी हो सकती है। तो आप ऐसी बुक पढ़ सकते हो। इतनी बातें क्लियर है। मध्य हिमालय, मुख्य हिमालय और शिवालिक के बीच में औसत ऊंचाई 3000 मीटर है, और 3000 मीटर है तो यहाँ सर्दियों में तो बर्फ पड़ती है, गर्मियों में पड़ती नहीं है, इसलिए यहाँ कोणधारी वन पाए जाते हैं। कोणधारी वनों के कारण इस श्रेणी में हिल स्टेशन पाए जाते हैं, हिल स्टेशन। ओके, अगली बात पे चलता हूं। इसके बाद देखना, यह श्रेणी होगबैक का उदाहरण है। होगबैक का उदाहरण है। अच्छा, आपके दिमाग में ये आ जाएगा कि सर ये होगबैक होता क्या है? तो होगबैक ये इंग्लिश में भी यही होता है, होगबैक। अब अच्छा, ये होता क्या है उसको समझिए। जब किसी भी पर्वत की दोनों ढाल बराबर हो, दोनों बराबर, ये एकदम बराबर ढाल वाला हो, तब उस पर्वत का नाम होता है होगबैक। हाँ, उसमें इसमें लेवल में डिफरेंस मिलेगा, चीजें तो वही मिलेंगी, लेवल में डिफरेंस मिलेगा। अब वहां पे आपको ऐसी चीजें नहीं बताई होंगी, तो मतलब क्वालिटी का अंतर मिलेगा, मैटर तो बेटा वही मिलेगा, उसमें कुछ चीजें हमारे लेवल लगातार बढ़ता जाएगा। हाँ, ये हमारी कुछ बातें हैं। होगबैक का उदाहरण है। होगबैक होता क्या है तो आप लिख लें, होगबैक क्या होता है? होगबैक, होगबैक। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, भारत की भूगोल आप किसी भी परीक्षा में पढ़ लो, एचटेट के लिए पढ़ लो, आरपीएससी के लिए पढ़ लो, एचसीएस के लिए पढ़ लो, आईएएस के लिए पढ़ लो, आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ लो, ये सफिशियंट होती है।
इससे ज्यादा चीजें नहीं आती। अच्छा, फिर क्या होता है, जैसे आप दिल्ली पुलिस का पेपर दे रहे हो तो वहां कम लेवल के सवाल आएंगे। आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आप एचपीएससी फर्स्ट ग्रेड या एचसीएस आरएएस दे रहे हो तो थोड़ा सा लेवल का सवाल आ जाएगा। तो ये लेवल की बात है बस, और कुछ नहीं है। इसमें आपको प्रैक्टिस अच्छे क्वेश्चनों की करवाएंगे, ये चीजों में फर्क रहेगा। होगबेक, होगबेक में आप देखो, जिस पर्वत की दोनों ढाल समान हो उसे होगबैक कहते हैं। उसे होगबैक होगबैक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? होगबैक कहते हैं। बात क्लियर है? बिल्कुल। अब सुनिए, बात हुआ क्या कि जैसे ये मुख्य हिमालय लगातार फैला है, वैसे बनी तो मध्य हिमालय भी लगातार ही थी पर्वत श्रेणी। तो बनने को तो मध्य श्रेणी भी लगातार ही बनी थी, लेकिन मामला क्या हुआ? मामला ये हो गया कि मुख्य हिमालय से जो नदियां आ रही हैं, जो मुख्य हिमालय से नदियां आ रही, उन्होंने इसको जगह जगह से काट दिया। अब जगह जगह से काट दिया तो फिर भाई जो नदियां आ रही हैं यहां से, जो नदियां यहां से आएंगी, यहां से वो नदी इस मध्य हिमालय को काट के ही तो आएंगी। तो ये जो नदियां होती हैं, इन्होंने मध्य हिमालय को जगह जगह से काट दिया, और इसीलिए इसके अनेक प्रादेशिक नाम हो गए। नहीं तो एक ही नाम होता मध्य हिमालय। मुख्य हिमालय से मुख्य हिमालय से आने वाली नदियों ने मध्य हिमालय को जगह जगह से काट दिया। जगह जगह से काट दिया। इसीलिए इसीलिए मध्य हिमालय के अनेक प्रादेशिक नाम हैं। अनेक प्रादेशिक नाम हो गए। इसीलिए इसके अनेक प्रादेशिक नाम हो गए। अब आप देखिए, आपके नाम देख लो, जैसे पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी आपकी जो है वो कहां थी? वो थी J&K में। उसके बाद दौलाधार श्रेणी, ये आपकी उत्तराखंड में थी। नहीं भाई, हिमाचल प्रदेश। क्या थी? हिमाचल प्रदेश में थी। हिमाचल प्रदेश में। मैं बताना क्या चाह रहा था, इसी का एक भाग नागटिभा उत्तराखंड में होता है। 3 नंबर पे आपकी होती है मंसूरी श्रेणी। धौलाधार के बाद मंसूरी श्रेणी उत्तराखंड, और उसके बाद आपकी होती है नेपाल में महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी, ये महाभारत श्रेणी का नाम है नेपाल में। और फिर आपका एक नाम था डोकया। डोकया श्रेणी कहाँ है? सिक्किम में। डोकया श्रेणी सिक्किम में नाम होता है। और फिर काला पर्वत भूटान में होता है, और काला चिट्टा पर्वत पाकिस्तान में होता है। और डाफलाबुम श्रेणी आपकी जो होती है वो होती है अरुणाचल प्रदेश में। मैंने आपको बताया बुम शब्द जो भी आएगा, बुम शब्द जो भी होगा वो अरुणाचल प्रदेश में होगा। ये तो आपको क्लियर है। हाँ, अब हम चलेंगे एक एक पर्वत श्रेणी को। पहले पीर पंजाल को पढ़ेंगे, फिर धौलाधार को पढ़ेंगे। आगे वालियों को नहीं पढ़ेंगे, आगे वाली एग्जाम में ज्यादा आने वाली है नहीं, इनमें कोई इंपॉर्टेंस बनती नहीं है। नहीं बनती है तो क्यों पढ़ेंगे फालतू में। तो ये सारी चीजें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। जल्दी से आप आ जाइए, अगली बात को सुनिए, समझिए। हमारी पहली पर्वत श्रेणी, जैसे हम इसको ए नाम दे लें, तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी
आपको ध्यान रखना है, पीर पंजाल श्रेणी की हम बात करें तो ये मध्य हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी है, जम्मू कश्मीर में है। और आपको याद है इस श्रेणी में वैष्णो देवी की गुफा है। इस श्रेणी में दो दर्रे हैं, बारामुल्ला दर्रा और बनिहाल दर्रा। ये आपकी इधर इधर सबसे इधर वाली का नाम है पीर पंजाल। अच्छा, ये आपका लगातार फैला हुआ मुख्य हिमालय, ये कौन सा है? मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय। और ये आपकी पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी। इसी पीर पंजाल से नदी निकलेगी झेलम और ऐसे टेढ़ी टेढ़ी होकर फिर इधर से चली जाएगी। ये वाला जो भाग है ना, इसके बीच वाला, ये वाला जो भाग है, इसी घाटी का नाम, इस मैदान का नाम ही तो आपका कश्मीर घाटी है। ये आपकी कश्मीर घाटी है। और इस श्रेणी में दो दर्रे हैं, एक दर्रा इधर वाले का नाम है बारामुल्ला, पाकिस्तान के तरफ वाले का बारामुल्ला, और इस वाले दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। इसी श्रेणी में आपकी वैष्णो देवी की गुफा है। तो ये सब बातें आपको बतानी है बस, और कुछ नहीं बतानी है। हाँ, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी मध्य एशिया की, मध्य एशिया, अरे मध्य एशिया नहीं, मध्य हिमालय की, हाँ, मध्य हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी, सबसे पश्चिमी श्रेणी। हाँ, मध्य हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी है। दूसरी बात देखिए आप क्या है, इस श्रेणी में वैष्णो देवी की गुफा स्थित है, वैष्णो देवी की गुफा स्थित है, वैष्णो देवी की गुफा स्थित है। बिल्कुल सही बात है, आपसे पूछ ले जाए वैष्णो देवी की गुफा कौन सी पर्वत श्रेणी में? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अगली बात, इस श्रेणी में दो दर्रे हैं, पहले दर्रों को निपटा लेते हैं। इस श्रेणी में दो दर्रे स्थित हैं, इस श्रेणी में दो दर्रे स्थित हैं। आपका पहला दर्रा जो है वो है बारामुल्ला दर्रा, बारामुल्ला, बारामुल्ला। और बारामुल्ला दर्रा जो है, मुल्ला हम सामान्य वे में मुस्लिम लोगों को कहते हैं जो पाकिस्तान में होते हैं। तो इधर वाले दर्रे का, पाकिस्तान की तरफ वाले दर्रे का, क्योंकि आपको पता होगा इधर पीओके है, इधर पीओके है, और इस पीओके से इस दर्रे में क्या आएंगे? इस पीओके से इस दर्रे में तो आतंकवादी आएंगे, जो अभी आए हैं आपको पता ही है। अब ज्यादा बात हम नहीं करेंगे, हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। हाँ, ये वाली बात है। तो ये आपकी बारामुल्ला दर्रा, पहली बात तो इसे पीर पंजाल दर्रा कहते हैं, पीर पंजाल दर्रा भी कहते हैं, इसे पीर पंजाल दर्रा भी कहते हैं। पीर पंजाल श्रेणी में है इसलिए पीर पंजाल दर्रा भी कहते हैं। यह कश्मीर घाटी को, कश्मीर घाटी को पीओके से जोड़ता है, पीओके से जोड़ता है। कहने का मतलब ये है कि ये पीओके के नजदीक है, पीओके के नजदीक है, और पीओके के नजदीक है तो वहां से आतंकवादी आएंगे। वर्तमान में इससे आतंकवादी भारत आते हैं, आतंकवादी भारत आते हैं। वर्तमान में इस दर्रे से आतंकवादी भारत आते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, आतंकवादी भारत आते हैं। अगली बात पे चले, प्राचीन काल की बात करें। वर्तमान में तो आतंकवादी आते हैं, प्राचीन काल में क्या आता था? तो याद रखना, प्राचीन काल में इससे क्या गुजरता था? जीटी रोड, जीटी रोड, ग्रांड ट्रैंक रोड, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, वो वाला जीटी रोड गुजरता था, जीटी रोड गुजरता था, जो आपके कलकत्ता से दिल्ली होके पाकिस्तान चला जाता था, वही वाला जीटी रोड। ओके, ये वाली बात है। और दूसरी बात आपके इसमें एक दर्रा और है, बनिहाल दर्रा,
और बनिहाल दर्रे से जब आप जाओगे इस दर्रे से, तो आप कहां जाओगे? कश्मीर, कश्मीर घाटी में पहुंच जाओगे। इसलिए सबसे पहली बात तो यही है कि इससे कश्मीर घाटी का, इससे कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार कहते हैं, प्रवेश द्वार कहते हैं, कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, कश्मीर घाटी का प्रवेश द्वार है। और ये मनाली को श्रीनगर से जोड़ता है, यह है मनाली को श्रीनगर से जोड़ता है, श्रीनगर से जोड़ता है, मनाली को श्रीनगर से जोड़ता है। और एक बात और, इसके निकट जवाहर सुरंग स्थित है, जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर टनल, इंग्लिश में टनल कह देते हैं, हिंदी में सुरंग कह देते हैं। इतनी बात क्लियर है? आप जल्दी मुझे कमेंट करके बताएं। जो बच्चा लाइव होता है जैसे वो लिख लेता है, तो उसको तुरंत कमेंट करना चाहिए कि सर मैंने लिख लिया। ये आप जो कमेंट नहीं करते हो, ये गलत प्रोसेस होती है आपकी। हाँ, इतनी बातें क्लियर होगी। चलो फिर हम अगली बात पे चलेंगे। अगली बात हमारी कश्मीर घाटी की होगी। अभी जो हम बात करेंगे वो कश्मीर घाटी की बात करेंगे। आपको दोबारा से एक बात याद रखना है कि ये जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम है मुख्य हिमालय, और इसके जस्ट इधर हमारी ये वाली श्रेणी है पीर पंजाल। इस वाले का नाम क्या है? पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी है। और इससे एक नदी बहती है झेलम, और वो ऐसे ऐसे करके और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। ये जो आपका भाग है ना, ये वाला, इस वाले भाग का नाम होता है कश्मीर घाटी, इस वाले का भाग होता है कश्मीर घाटी। और ये आपका पर्वत कौन सा है? मुख्य हिमालय। सबसे ज्यादा बार जो सवाल आता है वो यही आता है कि कश्मीर घाटी कहां स्थित है? मुख्य हिमालय और पीर पंजाल के मध्य। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी की यदि हम बात करें तो क्या स्थिति रहने वाली है? आप देखिए, सबसे पहले कश्मीर घाटी कहां है? जम्मू कश्मीर में, ये तो सवाल आएगा नहीं, कहां है यही तो आएगा। तो यह यह मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय व पीर पंजाल के बीच स्थित है, पीर पंजाल के बीच स्थित है, पीर पंजाल के बीच स्थित है। यह मुख्य हिमालय व पीर पंजाल के बीच स्थित है। एक नंबर बात ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, इसका क्षेत्रफल कितना है, ये कितनी बड़ी है? तो आपको पता होना चाहिए 4900, लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में फैली है। क्षेत्रफल 4900 वर्ग किलोमीटर, ठीक है भाई, 4900 वर्ग किलोमीटर। ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 1700 मीटर। अरे तो ये तो मैदान है दोनों पर्वतों के बीच में, घाटी का मतलब मैदान ही तो होता है। हाँ, इसकी चौड़ाई 89 किलोमीटर है, ये भी बता देता हूं, चौड़ाई 89 किलोमीटर, और लंबाई आपकी इसकी है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। मतलब ऐसे 150 है, इधर 89 है। और जब कोई भी नदी जो है वो तरी और उसके सामने पर्वत है, तो वो होती है अनुप्रस्थ। और जब नदी दोनों पर्वतों के बीच से बह रही है तो उसका नाम होता है अनुदैर्घ्य घाटी, और इनमें दोनों के बीच से बह रही है। तो आपको यह भी ध्यान रखना रहेगा कि यह अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य घाटी का उदाहरण है, घाटी का उदाहरण है, अनुदैर्घ्य घाटी का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों जानते होगे आप वर्ड, तो ये अनुदैर्घ्य घाटी का उदाहरण है। निर्माण किसने किया इसका? झेलम नदी ने। निर्माण किसने किया? झेलम द्वारा,
झेलम नदी द्वारा किया गया। बिल्कुल भाई, वो झेलम नदी बह रही है, बिल्कुल झेलम नदी द्वारा किया गया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ है करेवा। करेवा, कभी कभी आपने नाम सुना होगा करेवा। करेवा, करेवा क्या होता है? करेवा बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। करेवा झेलम द्वारा जमा किए गए, झेलम द्वारा जमा किए गए, जमा किए गए अवर्गीकृत निक्षेपों, अवर्गीकृत निक्षेपों को, अवर्गीकृत निक्षेपों को क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। करेवा, करेवा कहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये अवर्गीकृत क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए अवर्गीकृत का मतलब अनक्लासिफाइड। और अनक्लासिफाइड का मतलब क्या है? अनक्लासिफाइड का मतलब कि जैसे ये कोई भाग है और इससे एक नदी उतरी और उसने पहले बड़े पत्थर जमा करेगी, फिर और छोटे जमा करेगी, फिर आपके और छोटे जमा करेगी, ये क्लासिफाइड हो गया। क्लासिफाइड मतलब वर्गीकृत हो गया, पहले बड़े फिर छोटे फिर छोटे फिर छोटे। और कोई नदी आपकी ऐसे उतरी और आगे अगला पहाड़ है, तो ये नदी उतरी और उतरते ही यहीं तो बड़ा पत्थर जमा करेगी, यहीं छोटा करेगी, यहीं चिक्का मिट्टी करेगी, सब एक साथ जमा करेगी। तो ये होते हैं अवर्गीकृत। अवर्गीकृत। तो आपको याद रखना है करेवा क्या होता है। करेवा जो होता है वो झेलम द्वारा जमा किए गए अवर्गीकृत निक्षेप होते हैं, अनक्लासिफाइड, जिसमें चिक्का गाद, जिसमें चिक्का, चिक्का गाद, गाद का मतलब होता है बारीक रेत, है ना। चिक्का गाद बालू, बालू, बालू सभी होते हैं, सभी होते हैं, मतलब छोटे बड़े सब कण एक साथ होते हैं, उसको करेवा कहते हैं भाई। इतनी बात एक बार आप यहां तक की लिख लो, जल्दी आप मेरे को कमेंट करो कि आपने लिख ली क्या, फिर मैं अगली बात पे चलता हूं। हाँ, करेवा क्या होते हैं? झेलम नदी द्वारा जमा किए गए अवर्गीकृत निक्षेप, अनक्लासिफाइड डिपॉजिट्स जो होते हैं आपके, वो करेवा होते हैं। करेवा, करेवा होते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। अगली बात पे चलें। करेवा जो होते हैं ना बेटा, उसमें केसर की खेती होती है, और केसर को उर्दू में जाफरान कहते हैं। जाफरान। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है कि करेवा में किसकी खेती होती है। हाँ, करेवा, करेवा केसर व जाफरान, केसर व जाफरान की कृषि, की कृषि के लिए, के लिए प्रसिद्ध होते हैं। करेवा जो होते हैं वो केसर या जाफरान, या का मतलब हो गया इसी को केसर कहते हैं, इसी को जाफरान कहते हैं, उर्दू में इसका नाम जाफरान होता है। ओके, तो ये केसर या जाफरान की खेती के लिए प्रसिद्ध होते हैं। केसर को उर्दू में जाफरान कहते हैं, याद रखना। हाँ, अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि यहां जो नदी निकलती है झेलम, वो निकलते ही ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बहनी शुरू कर देती है, जबकि नदी ऐसा तो जब पर्वत को पार करके मैदान में आती है तब जाके करती है, जबकि ये तो पर्वत में ही करने लग जाती है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि उसके आगे सामने पर्वत है, ये बात आपको पता होगी। तो यहां झेलम नदी युवावस्था में होते हुए भी प्रौढ़ावस्था जैसी स्थलाकृतियां बनाती है, जैसे नदी विसर्प। यहां झेलम नदी, झेलम नदी युवावस्था में होते हुए भी, युवावस्था में होते हुए भी प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था जैसी, प्रौढ़ावस्था जैसी स्थलाकृतियां बनाती है, स्थलाकृतियां बनाती है, जैसे नदी विसर्प, नदी विसर्प। यहां नदी विसर्प बनाती हुई बहती है, तो यह नदी विसर्प बनाती है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, आपको याद रखना है कि पहले जो थी ना, डल झील में गिरती थी,
और आपको बताओ तो डल झील झेलम नदी की गोखुर झील है। सर ये गोखुर झील क्या होती है? देखो ये आपकी एक नदी ऐसे ऐसे बह रही है, ऐसे ऐसे बह रही है, और फिर नदी में पानी ज्यादा आ गया, या जो भी वजह रही कि स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ जाती है तो नदी अपना मार्ग सीधा कर लेती है। और ये नदी जो है आपकी वो ऐसे सीधा मार्ग कर लेगी, सीधा सीधा कर लेगी नदी मार्ग, लगभग लगभग सीधा बहना शुरू कर देगी। और जैसे सीधा बहना शुरू कर देगी तो ये वाला भाग नदी से अलग हो जाएगा और इसमें पानी भरा रह जाएगा, और इसका नाम होता है गोखुर झील। जैसे मैंने आपको एक बताई भी थी बात, यमुना नदी पहले राजस्थान के भरतपुर से बहती थी, और भरतपुर में जो केवलादेव झील है वो गोखुर झील है, गोखुर झील। आपको ये बात याद रखनी है, वो गोखुर झील है और ये वाली गोखुर झील है। तो आपको याद रखना है यहां झेलम नदी, झेलम नदी पहले डल झील से बहती थी, डल झील से बहती थी। झेलम नदी पहले डल झील से बहती थी। हाँ, डल झील, डल झील झेलम की गोखुर झील, गोखुर झील है। डल झील झेलम की गोखुर झील है, मतलब पहले वो गोखुर झील डल झील से बहती थी, तो वो गोखुर झील का उदाहरण होगी। बिल्कुल सही बात है। आपके बहुत सामान्य सा सवाल ये भी हो सकता है कि श्रीनगर झेलम के किनारे स्थित है, झेलम के किनारे स्थित है, किनारे स्थित है। ये आपकी बात है, श्रीनगर झेलम के किनारे स्थित है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। यहाँ पे आपकी एक पर्वत श्रेणी कंप्लीट होगी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था पीर पंजाल, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर। उसकी पूरी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी है पीर पंजाल की। अब मैं धौलाधार पढ़ाऊंगा, तब तक आप ये लिखो जल्दी से। करो करो जल्दी, कमेंट करो और बताओ इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? हाँ भाई, ठीक है, चलता हूं अगली बात पे। और अगली बात हमारी जो होगी वो कौन सी होगी? तो दोबारा से एक बार बता दूं, ये आपका क्या था? ये आपका यहां से लेके लगातार फैला एक पर्वत, इस पर्वत श्रेणी का नाम मुख्य हिमालय। ये हमने कल पढ़ दी, कंप्लीट हो गई, हमारे समझ में आ गया। 6100 मीटर ऊंची है, ये सब बातें क्लियर है। इसके जस्ट बाद आपके दिमाग में ये वाली श्रेणी जो अभी हम पढ़ रहे थे, और इसका नाम था पीर पंजाल। अभी यहाँ एक श्रेणी है ये वाली जिसका हिमाचल में नाम है धौलाधार, धौलाधार। इसका कुछ भाग उत्तराखंड में आ जाता है, और उत्तराखंड में इसका नाम होता है नागटीभा, नागटीभा। नागटीभा जो नाम होता है वो उत्तराखंड में होता है। कहाँ होता है? उत्तराखंड में। तो आपकी अगली श्रेणी जो है बी लिख लेते हैं हम इसको, ये आपकी आ गई धौलाधार श्रेणी, धौलाधार श्रेणी। सबसे पहले सामान्य बात आप ये लिखोगे हिमाचल प्रदेश में, धौलाधार श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है। हाँ, इस श्रेणी को उत्तराखंड में क्या कहते हैं ये भी यही लिख देते हैं। इस श्रेणी को उत्तराखंड में, उत्तराखंड में नागटीभा, नागटीभा, नागटीभा कहते हैं। उत्तराखंड में इस श्रेणी को नागटीभा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, कोई किंतु परंतु नहीं है। और इस श्रेणी में एक दर्रा है यहाँ पे,
और उस दर्रे का नाम है ये वाला रोहतांग। सबको पता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश का दर्रा है, जिसको हिमाचल से कश्मीर घाटी जाना हो तो इसी से जाना होता है, क्योंकि ये कुल्लू कांगड़ा घाटी से जोड़ेगा। और कुल्लू कांगड़ा घाटी से आप कश्मीर भी जा सकते हो, उधर मैदानी एरिया से। तो ये आपका रोहतांग दर्रा है। हाँ, अब सुनो ध्यान से, एक बात ये हमने क्लियर की नहीं है। इधर इन दोनों के बीच में ये जो घाटी है, इस घाटी का नाम है कुल्लू व कांगड़ा घाटी। कुल्लू व कांगड़ा घाटी। कुल्लू व कांगड़ा घाटी धौलाधार और मुख्य हिमालय के बीच में। यहां आपकी कौन सी घाटी थी? ये वाली आपकी घाटी थी कश्मीर घाटी। तो सेम प्रोसेस में जैसे कश्मीर घाटी थी, वहां कुल्लू व कांगड़ा घाटी होगी। कुल्लू व कांगड़ा घाटी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दर्रा। इस श्रेणी में रोहतांग दर्रा स्थित है। रोहतांग दर्रा स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश को कुल्लू व कांगड़ा घाटी से जोड़ता है। कुल्लू व कांगड़ा घाटी से जोड़ता है। कुल्लू व कांगड़ा घाटी से जोड़ता है। ये बात भी जी सही है, कुल्लू कांगड़ा घाटी से जोड़ता है। कुल्लू कांगड़ा घाटी का निर्माण कौन करेगा? तो रावी और व्यास नदियां करेंगी, अभी बताऊंगा। हाँ, इस दर्रे से आपके कौन जाएगा? इस दर्रे से आपको भाई शिमला मंसूरी होके जिस भी एरिया में जाना है, शिमला मंसूरी उस सब को आपसे जाएगा। ये पहले इससे NH1 जाता था, आजकल NH1 का तो नाम चेंज हो गया इस वाले एरिया में। नए NH आपको आगे चल के कराएंगे, अभी के लिए एक बार इतना ही ध्यान रखें। हाँ, अब हम बात करेंगे कुल्लू और कांगड़ा घाटी की। कुल्लू कुल्लू व कांगड़ा घाटी। कुल्लू व कांगड़ा घाटी। सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। किसके बीच में है? ये धौलाधार व मुख्य हिमालय के बीच स्थित है। धौलाधार में मुख्य हिमालय के बीच स्थित है। धौलाधार और मुख्य हिमालय के बीच। अगली बात, निर्माण किसने किया? निर्माण किया रावी व व्यास नदियों द्वारा। रावी व व्यास द्वारा। आपकी इधर से एक नदी तो निकल के आएगी रावी, ये तो रावी होती है, ये तो होती है रावी। और इधर से निकल के आती है व्यास, ये व्यास होती है। रावी और व्यास, इसका निर्माण रावी और व्यास नदियों द्वारा किया गया है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सही बात है। अभी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इतनी बातें क्लियर है क्या? जल्दी से बता दो। अभी आपको एक बात और बताऊंगा बस धौलाधार की, फिर उसके बाद धौलाधार का मामला कंप्लीट हो जाएगा। इस धौलाधार के इसके दक्षिण वाली भाग में ना, यहां लिख देता हूं। धौलाधार श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर धौलाधार श्रेणी के दक्षिण ढाल पर घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान पाए जाते हैं। धौलाधार श्रेणी के दक्षिण ढाल पर घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर की ओर, इधर से लाइन लगा देता हूं, जिन्हें कश्मीर की ओर मार्ग तथा उत्तराखंड
की ओर क्या कहेंगे? बुग्याल। बुग्याल, या एक शब्द और होता है पयार। पयार, बुग्याल या पयार कहते हैं। जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। सोनमर्ग और गुलमर्ग ये दोनों घास के मैदान है। सोनमर्ग व गुलमर्ग। आपकी बात क्लियर हो गई? जल्दी से आप मुझे बता दें कि यहां तक की बातें आपने क्लियर कर दी या नहीं कर दी? हाँ। उसके बाद हमारे अगली श्रेणी आ जाएगी, हम पीर पंजाल और धौलाधार दो को ही पढ़ने वाले थे, इसमें दोनों को हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम चलेंगे शिवालिक श्रेणी की ओर, और जैसे हमारी शिवालिक कंप्लीट हो जाएगी तो हमारे हिमालय में केवल पूर्वांचल बचेगा। अभी कई किसी किसी बच्चे को लग रहा होगा कि सर ये तो हमने बाकी दूसरे बैच में भी पढ़ा है। बेटा अभी आप एक बार थोड़ा वेट करें, चीजें सब सामने आएंगी, समय के अनुसार आएंगी, बातें आपको समझनी होंगी। हाँ, बताओ भी, इतनी बातें क्लियर हो गई तो फिर मैं अगली बात पे चलता हूं। हाँ, अब हमारी अगली पर्वत श्रेणी की ओर चलेंगे हम। तो आपको देखना है हमारी पर्वत श्रेणियों का मामला क्या है। तो ये हमारा मामला है, यहां से शुरू होता है। ये तो हमारा हो गया मुख्य हिमालय। सर बार बार क्यों बनाते हो इसको? बेटा बार बार बनाने से ही मामला बैठना है, नहीं तो बैठना ही नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ये मुख्य हिमालय, इसके जस्ट नीचे आपके मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में ये वाली श्रेणी पीर पंजाल, ये वाली धौलाधार, ये वाली श्रेणी मंसूरी श्रेणी, ये वाली श्रेणी महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी डोकया श्रेणी, काला पर्वत, और ये आपका डाफलाबुम। डाफलाबुम, इसके बाद आप और आ जाओ, और जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। यहां से शुरू हो जाओ, ये वाली जम्मू कश्मीर और पंजाब में। उसके बाद आपकी उत्तराखंड में, उसके बाद आपकी उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद आपकी एक श्रेणी फैली है बिहार में। बिहार में आगे ये मिल जाती है इसी में। तो इस वाली श्रेणी का नाम है शिवालिक। इस वाली का नाम है शिवालिक। अच्छा, इसके चार नाम है। इसका नाम है पिराना श्रेणी। इसका नाम क्या है? पिराना श्रेणी। पिराना श्रेणी J&K और पंजाब में होती है। पिराना श्रेणी J&K और पंजाब में होती है। इसके बाद ये आपकी होती है चूरिया मूरिया श्रेणी, और चूरिया मूरिया श्रेणी होती है उत्तराखंड में। ये इसका नाम होता है शिवालिक, और शिवालिक इसका नाम होता है यूपी में। शिवालिक श्रेणी यूपी में। और ये आपकी नाम होता है सोमलेश्वर व रामनगर हिल्स। सोमलेश्वर व रामनगर हिल्स, और ये आपका नाम होता है बिहार में। सोमलेश्वर व रामनगर हिल्स बिहार। शिवालिक पिराना श्रेणी जम्मू कश्मीर, चोरिया मोरिया उत्तराखंड, शिवालिक श्रेणी यूपी, सोमलेश्वर व रामनगर हिल्स बिहार। ये सब आपकी शिवालिक श्रेणी के नाम हैं। करें शुरू। शिवालिक श्रेणी, एक नाम और क्या था इसका? लघु हिमालय। लघु हिमालय इसका दूसरा नाम था। लघु हिमालय, अरे गलत लिख दिया। आप लोग बताते भी नहीं हो सर, गलत लिख दिया आपने। लघु हिमालय तो मध्य हिमालय का नाम था, इसका नाम तो उप हिमालय है। उप उप हिमालय माना गया इसको। क्या माना गया? उप हिमालय माना गया है। सबसे पहली बात पे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यह है, महान हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। सबसे दक्षिणी श्रेणी है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। सबसे नीचे, तो
तो सबसे दक्षिणी है, सही बात है, इसमें क्या किंतु परंतु है, बिल्कुल सही बात है। यह हिमालय में सबसे बाद में बनी, सबसे बाद में बनी, हिमालय में सबसे बाद में बनी, मतलब सारे हिमालय बन गए उसके बाद में बनी, और सबसे बाद में बनी तो खास बात सबसे नई श्रेणी। हाँ, यह हिमालय की वह विश्व की, अरे तो विश्व की क्या है, हिमालय की और विश्व की नवीनतम श्रेणी है, नवीनतम श्रेणी है। इसके बाद पूरे विश्व में और कोई पर्वत नहीं बना, ये पूरे विश्व की नवीनतम श्रेणी है भाई, पूरे विश्व में इसके बाद कोई नहीं बना। हाँ, जम्मू कश्मीर से पश्चिम बंगाल तक फैली है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल में नहीं है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और थोड़ा सा पश्चिम बंगाल और सिक्किम में, उधर तक फैली है। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी, औसत ऊंचाई आपको बताओ, मुख्य हिमालय की 6100, मध्य हिमालय की 3000 और इसकी 1500 मीटर, तो 6100, 3000, 1500 लगातार आधी होती आ रही है। अब 3000 से 1500 पे आ गई तो वन कौन से मिलेंगे, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उपोष्ण कटिबंधीय मिश्रित वन मिलेंगे। हाँ, यहां क्या मिलते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय मिश्रित वन मिलते हैं, मिश्रित वन मिलते हैं। इस मिश्रित वन का मतलब होता है कि कोई पतझड़ भी मिल जाएगा, जहां ज्यादा बारिश होगी वहां सदाबहार भी वन मिल जाएगा, लेकिन उपोष्ण सब ट्रॉपिकल, टेम्परेचर ज्यादा कम नहीं हुआ तो 1.5 किलोमीटर में 9 डिग्री तापमान कम होगा, धरातल पे 30 है तो 20 ही हुआ, तो 20 हुआ तो उपोष्ण ही हुए। हाँ, अगली बात सुने, इस श्रेणी के अनेक नाम है, अनेक नाम हैं। ये नाम तो इसलिए हैं कि मुख्य हिमालय और मध्य हिमालय से आने वाली नदियों ने इसको काट दिया, और जगह जगह से काट दिया तो अनेक नाम हो गए। पहला नाम है पिराना श्रेणी, पिराना, पिराना श्रेणी आपकी कहां होती है, J&K और पंजाब में, पिराना श्रेणी आपकी J&K और पंजाब में होती है, बिल्कुल सही बात है। चूरिया मुरिया कहां होती है, चूरिया मुरिया श्रेणी, चूरिया मुरिया श्रेणी आपकी है उत्तराखंड में, चूरिया मुरिया श्रेणी उत्तराखंड में है। शिवालिक श्रेणी यूपी में है, अच्छा केवल शिवालिक को शिवालिक यूपी में कहते हैं, शिवालिक श्रेणी, और शिवालिक श्रेणी आपकी यूपी में। और एक आपका चौथा नाम है सोमलेश्वर व रामनगर हिल्स, सोमलेश्वर व रामनगर हिल्स, ये आपकी श्रेणी जो है वो बिहार में है, बिहार, सोमलेश्वर व रामनगर हिल्स बिहार। ये आपकी कुछ श्रेणियां थी जो आपने देखी। इसके बाद हमारी पूर्वांचल हिमालय बच गए, लेकिन एक बात और बताऊंगा, इसमें उपजाऊ घाटियां पाई जाती हैं। उपजाऊ घाटियों को पश्चिम में कहते हैं दून देहरादून, पूर्व में कहते हैं द्वार हरिद्वार, तो हरिद्वार और देहरादून से याद रहना है, बाकी चीजों से तो याद भी नहीं रहना। हाँ, थोड़ी सी खिसका लेते हैं, इसके पेज भी नहीं बनेगा और काम भी बन जाएगा। हाँ, नोट डाल के लिखेंगे भाई, शिवालिक श्रेणी अवसादी चट्टानों से बनी है। अच्छा, एक बात ये भी कहीं ना कहीं अटका देता हूं, अवसादी चट्टानों से बनी है, अवसादी चट्टानों से बनी है। अरे वैसे तो सारे टेथी सागर के अवसादों में मोड़ पड़ने से बने, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं पड़ा तो ये चेंज नहीं हुई। हाँ, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी में उपजाऊ घाटियां पाई जाती हैं, मतलब बीच में शिवालिक श्रेणी कटी हुई है,
नदियों के द्वारा, तभी तो अलग अलग नाम है। और वहां उपजाऊ घाटी, शिवालिक श्रेणी में अनेक उपजाऊ घाटियां पाई जाती हैं, घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें जिन्हें पश्चिम में, पश्चिम का मतलब कश्मीर की ओर, पश्चिम में दून, दून, पश्चिम में क्या कहते हैं, दून, जैसे देहरादून। वह पूर्व में द्वार, पूर्व में द्वार कहते हैं, पूर्व में द्वार कहते हैं, पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार, हरिद्वार और देहरादून दोनों उपजाऊ घाटियां हैं। अब अगला हम कर नहीं पाएंगे 5-4 मिनट में। आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताएं। एक बात, यदि किसी प्रकार की आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, किसी प्रकार का आप बदलाव चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें। वही आपकी जो, यदि आपकी बात सही हुई तो हम अप्लाई करेंगे और हम आपकी सफलता के लिए हर संभव कोशिश करेंगे, हर संभव। आपने जितना हमें पे किया है उसका, और जितना आपने हमारे ऊपर विश्वास किया है उसका पूरा अदा करेंगे, ब्याज सहित अदा करेंगे। हम आपके बिल्कुल साथ खड़े, कंधे से कंधा मिला के खड़े। और मेरे सभी छोटे भाई बहनों को बिल्कुल मैं ये आश्वस्त करता हूं कि आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देंगे। आप तो केवल अपनी समस्या बताएं कि सर मेरे ये बात नहीं समझ में आई, ये बात मुझे ऐसे समझ में नहीं आई, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें आप बताओगे तो आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।